नमस्कार। डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 11 यानी ऑटोकॉइड्स को समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में। तो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 4 मेन पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले हम ऑटोकॉइड्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हिस्टामिन और एंटीहिस्टामिन्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद 5-HT और उसके एंटागोनिस्ट्स को समझेंगे और आखिर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये ऑटोकॉइड्स होते क्या हैं। इन्हें आप जानते हैं बॉडी का लोकल मैसेंजर भी कहते हैं, यानी एक स्थानीय संदेशवाहक। और हम आगे जानेंगे कि ऐसा क्यों कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है चैप्टर 11 जो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट का हिस्सा है। ये डी फार्मा सेकेंड ईयर के नोट्स हैं और आज का हमारा टॉपिक है ऑटोकॉइड्स। इस चैप्टर में हम हिस्टामिन, 5-HT और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फिजियोलॉजिकल रोल यानी शरीर में उनकी भूमिका को समझेंगे। साथ ही एंटीहिस्टामिन्स और 5-HT एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन, उनके क्लिनिकल यूजेस यानी कि मेडिकल उपयोग और एडवर्स इफेक्ट्स मतलब कि दुष्प्रभाव, इन सबको भी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ऑटोकॉइड्स की डेफिनेशन से। पहला पॉइंट कहता है, ऑटोकॉइड्स आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी दैट हैव लोकल इफेक्ट्स एंड कैन एक्ट एज रेगुलेटरी और मीडिएटरी एजेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोकॉइड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारा शरीर खुद बनाता है, जो लोकल लेवल पर यानी जहां बनते हैं वहीं आसपास असर दिखाते हैं। ये एक तरह से रेगुलेटर या मीडिएटर की तरह काम करते हैं। अगला पॉइंट है, they are released from cells into the extracellular fluid and are involved in various physiological and pathological processes. आसान शब्दों में ये सेल्स से निकलकर उनके बाहर जो फ्लूइड होता है उसमें जाते हैं और हमारे शरीर की नॉर्मल प्रोसेसेस और बीमारी की हालत दोनों में इनका रोल होता है। थर्ड पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज लोकल हार्मोन। इन्हें लोकल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये खून के जरिए पूरे शरीर में ट्रैवल नहीं करते, बल्कि जहां पैदा होते हैं बस वहीं अपना काम करते हैं। अब देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स के 3 मेन टाइप्स हैं। पहला, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये हार्मोन जैसे कंपाउंड्स हैं जो सूजन, दर्द और ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है ल्यूकोट्राइन्स। ये काफी पावरफुल प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, यानी ये सूजन को बढ़ावा देते हैं, खासकर एलर्जी और अस्थमा जैसी कंडीशंस में। और तीसरा, हिस्टामाइन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी नर्व सेल्स के बीच सिग्नल भेजने वाला केमिकल, जो पेट में एसिड बनाने, सांस की नली को सिकोड़ने और एलर्जी रिएक्शंस में शामिल होता है। अब थोड़ा हिस्टामाइन को और समझते हैं। इट इज अ केमिकल फाउंड इन सम ऑफ द बॉडी सेल्स, मतलब ये एक ऐसा केमिकल है जो शरीर की कुछ सेल्स में पाया जाता है। दैट कॉजेज मेनी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज सच एज अ रनी नोज और स्नीजिंग। और यही एलर्जी के कई सिम्टम्स जैसे नाक बहना या छींक आना का कारण बनता है। तो अब जब हम ऑटोकॉइड्स की बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए अपने पहले और सबसे कॉमन ऑटोकॉइड यानी हिस्टामाइन की तरफ बढ़ते हैं। आखिर जब एलर्जी होती है तो सबसे ज्यादा परेशान यही तो करता है ना? देखते हैं कि ये बॉडी में करता क्या क्या है। तो हिस्टामाइन का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है? हिस्टामाइन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी। यानी हिस्टामाइन एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो नर्व सेल्स के बीच सिग्नल्स भेजता है और ये शरीर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में एक अहम रोल निभाता है। इसका पहला मेन काम है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, मतलब पेट में एसिड का रिलीज होना। हिस्टामाइन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड बाय एक्टिंग ऑन पैरिएटल सेल्स इन द स्टमक, व्हिच इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। इसका मतलब है कि हिस्टामाइन पेट में मौजूद पैरिएटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो गैस्ट्रिक एसिड बनाए, और ये एसिड खाना पचाने के लिए जरूरी होता है। जैसा कि हम पेट के इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्रोसेस यहां हो रही है। दूसरा काम है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। Histamine can cause constriction of bronchial smooth muscle, leading to bronchoconstriction. यानी हिस्टामाइन हमारी सांस की नलियों की मसल्स को सिकोड़ सकता है, जिससे वो तंग हो जाती हैं। This is a key mechanism in asthma and other respiratory conditions. अस्थमा और सांस से जुड़ी दूसरी बीमारियों में यही मेन वजह होती है। इस लंग्स के डायग्राम में हम इस प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं। पर हिस्टामाइन के काम यहीं खत्म नहीं होते। तीसरा रोल है एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब एलर्जी की प्रतिक्रिया।
Histamine is released by mast cells in response to an allergen and is a key mediator in the development of allergic symptoms such as itching, redness and swelling. मतलब जब भी कोई एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो मास्ट सेल्स हिस्टामीन रिलीज करती हैं और इसी वजह से खुजली, लालीपन और सूजन जैसे सिम्टम्स आते हैं। चौथा, वैसोडाइलेशन। Histamine can cause widening of blood vessels, leading to increased blood flow and promoting tissue perfusion. इसका मतलब है कि हिस्टामाइन हमारी ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियों को चौड़ा कर सकता है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और पांचवा है वेकफुलनेस एंड अलर्टनेस, यानी जागे रहना और अलर्ट रहना। Histamine is involved in the regulation of wakefulness and alertness and may also play a role in attention and memory. मतलब हिस्टामाइन हमें जागे और सतर्क रखने में मदद करता है और शायद अटेंशन और मेमोरी में भी इसका रोल है। अब देखिए यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी ट्रिक दी गई है, GBAVW। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। G से गैस्ट्रिक एसिड, B से ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, A से एलर्जी, V से वेसोडाइलेशन और W से वेकफुलनेस। इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं एंटीहिस्टामिन्स की। एंटीहिस्टामिन्स आर ड्रग्स दैट ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामिन, यानी ये वो दवाइयाँ हैं जो हिस्टामाइन के असर को ब्लॉक कर देती हैं। दे आर यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम्स सच एज इचिंग, रनी नोज, वाटरी आइज एंड स्नीजिंग। इनका इस्तेमाल खुजली, बहती नाक, आंखों से पानी आना और छींकने जैसे सिम्टम्स के इलाज में होता है। कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड डाइफिनहाइड्रामाइन, लोराटाडाइन और सेटिरिजीन। इसकी कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं डाइफिनहाइड्रामाइन, लोराटाडीन और सिट्रीजीन। They are available over the counter and by prescription and can cause drowsiness in some people. ये दवाइयाँ आपको ओवर द काउंटर यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के और प्रिस्क्रिप्शन पर दोनों तरह से मिल जाती हैं और कुछ लोगों में इन्हें लेने से नींद भी आ सकती है। आप क्लासिफिकेशन पर ध्यान दीजिए। यहाँ एक बहुत ज़रूरी नोट लिखा है। नोट, these classifications refer to the autocoids themselves. इसका साफ मतलब है कि ये क्लासिफिकेशन एंटी हिस्टामाइन का नहीं है बल्कि ऑटोकॉइड्स का है। पहला है एमीन डिराइव्ड, जिसमें आते हैं हिस्टामाइन और सीरोटोनिन। दूसरा है पेप्टाइड डिराइव्ड, इसमें एंजियोटेंसिन और ब्रेडिकाइनिन शामिल हैं। और तीसरा है लिपिड डिराइव्ड, जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें। चलिए अब एंटीहिस्टामिन के क्लिनिकल यूसेजेस यानी मेडिकल यूसेजेस देखते हैं। दे आर प्राइमरली यूज टू ट्रीट एलर्जीज एंड एलर्जी सिम्टम्स। मतलब इनका सबसे मेन यूज एलर्जी और उसके सिम्टम्स को ठीक करने के लिए होता है, जैसे कि हे फीवर। हे फीवर में जो छींक आती है, नाक बहती है, आंखों में खुजली होती है, उससे राहत के लिए। हाइव्स या जिसे अर्टिकेरिया भी कहते हैं, उसमें स्किन पर जो खुजली और लालीपन होता है, उससे राहत के लिए। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, आंखों की एलर्जी में लालीपन, खुजली और आंसू आने जैसे सिम्टम्स से राहत के लिए। एलर्जिक राइनाइटिस, नाक की एलर्जी में बंद नाक और छींकने जैसे सिम्टम्स से राहत के लिए। एनाफिलैक्सिस, ये एक बहुत ही सीरियस एलर्जिक रिएक्शन है। इसके इमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी एंटीहिस्टामिन का यूज होता है। नॉजिया एंड वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस या सफ़र के दौरान जो उल्टी और जी मिचलाने की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए। और इंसोम्निया यानी नींद ना आना, क्योंकि कुछ एंटीहिस्टामिन में नींद लाने वाला इफेक्ट होता है। इन सभी यूजर्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, HHAAANI, यानी हे फीवर, हाइव्स, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एनाफिलैक्सिस, नॉजिया और इंसोम्निया। अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स पर, यानी इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। कुछ कॉमन दुष्प्रभाव हैं ड्राउजीनेस यानी सुस्ती या नींद आना, ड्राई माउथ यानी मुंह का सूखना, ब्लर्ड विजन मतलब धुंधला दिखना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, यूरिनरी रिटेंशन यानी पेशाब का रुक जाना, कंफ्यूजन एंड डिजीनेस मतलब अजीब सा फील होना और चक्कर आना, और हेडेक यानी सिरदर्द। इन साइड इफेक्ट्स को याद करने के लिए भी एक मेमोरी ट्रिक है, 4DUCH। यहाँ 4D का मतलब है ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, डिजीनेस और डिम या ब्लर्ड विजन। U का मतलब है यूरिनरी रिटेंशन, C से है कॉन्स्टिपेशन और H से है हेडेक। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले इंपॉर्टेंट ऑटोकॉइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है 5HT। इसको हम आमतौर पर सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि इसकी दुनिया में क्या है और हेल्थ में इसका क्या रोल है। तो 5HT यानी 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? दे आर अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट ब्लॉक द एक्शंस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन। यानी ये ऐसी ड्रग्स का ग्रुप है जो सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को रोक देती हैं।
It also belongs to the group of autocoids, which is mainly found in our body in GIT, platelets and CNS. ये भी autocoids ग्रुप का ही हिस्सा है जो हमारी बॉडी में ज़्यादातर GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, प्लेटलेट्स और CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। It is derived from an amino acid. ये एक अमीनो एसिड से बनता है। They are used for a variety of medical conditions. इनका इस्तेमाल कई मेडिकल कंडीशंस में होता है जिसमें शामिल हैं पहला माइग्रेन्स। माइग्रेन को रोकने और उसकी ट्रीटमेंट के लिए 5-HT एंटागोनिस्ट्स यूज किए जाते हैं। दूसरा डिप्रेशन। कभी-कभी डिप्रेशन के इलाज में एक सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पर इनका यूज होता है। तीसरा एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। चिंता से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा नॉजिया एंड वॉमिटिंग। कीमोथेरेपी, सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी की वजह से होने वाली उल्टी और मतली को रोकने और ठीक करने के लिए भी ये यूज होते हैं। 5-HT एंटागोनिस्ट्स का एक और यूज है। पांचवां इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS। IBS के सिम्टम्स जैसे पेट दर्द और दस्त, इनके इलाज के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलिए खुद 5-HT यानी सेरोटोनिन के फिजियोलॉजिकल रोल को देखते हैं। 5-HT is a neurotransmitter that plays a critical role in many key physiological processes in the body. मतलब 5-HT एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो बॉडी में कई ज़रूरी प्रोसेसेस में बहुत अहम रोल प्ले करता है। पहला, मूड रेगुलेशन। सेरोटोनिन हमारे मूड को कंट्रोल करता है और सेरोटोनिन का लेवल कम होने पर डिप्रेशन हो सकता है। दूसरा, एपेटाइट रेगुलेशन। सेरोटोनिन भूख को कंट्रोल करने में भी एक रोल निभाता है। और तीसरा है स्लीप रेगुलेशन। सेरोटोनिन नींद को भी रेगुलेट करता है। इसका लेवल ज़्यादा होने पर नींद आती है और कम होने पर इंसान जागा रहता है। 5-HT के कुछ और भी इंपॉर्टेंट काम हैं। चौथा, नोसिसेप्शन। सेरोटोनिन दर्द को महसूस करने की प्रोसेस यानी नोसिसेप्शन में शामिल होता है। पांचवां, कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन। सेरोटोनिन ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी इसका रोल है। और छठा, सेक्सुअल बिहेवियर। सेरोटोनिन सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने में भी रोल प्ले करता है। इन सभी रोल्स को याद रखने के लिए एक निमोनिक है, MAS-CV। इसका मतलब है मूड, एपेटाइट, स्लीप, सेक्सुअल, कार्डियोवैस्कुलर और विसरल पेन या नोसिसेप्शन। अब 5-HT एंटागनिस्ट्स के एडवर्स इफेक्ट्स को देख लेते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं नॉजिया एंड वॉमिटिंग यानी मतली और उल्टी, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस यानी चक्कर आना और नींद आना, हेडेक यानी सिरदर्द, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। तो अब हम अपने इस लेक्चर के आखिरी सेक्शन में आ गए हैं जिसमें हम तीसरे मेजर ऑटोकॉइड प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये हमारी बॉडी के रेगुलेटर्स कैसे हैं। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं क्या? Prostaglandins are a group of naturally occurring lipids that play a key role in a variety of physiological processes. इसका मतलब है ये नेचुरली पाए जाने वाले लिपिड्स यानी फैट जैसे सब्सटेंस हैं जो हमारे शरीर की कई प्रोसेसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एसेंशियल फैटी एसिड एराकिडोनिक एसिड। ये एराकिडोनिक एसिड नाम के एक जरूरी फैटी एसिड से बनते हैं एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय मेनी टिश्यूज इन द बॉडी, और शरीर के कई टिश्यूज इन्हें बनाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कुछ मेन फंक्शंस हैं। पहला, रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर यानी ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। दूसरा, रेगुलेटिंग द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इन द डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की स्मूथ मसल्स के सिकुड़ने और फैलने को रेगुलेट करना। तीसरा, रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। हमारे पेट और आंतों में म्यूकस और बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। चौथा, मीडिएटिंग पेन एंड इन्फ्लेमेशन, दर्द और सूजन की प्रोसेस को आगे बढ़ाना। और पांचवा, रेगुलेटिंग द बॉडीज रिस्पॉन्स टू इंजरी एंड इन्फेक्शन। चोट और इन्फेक्शन होने पर बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी उसे रेगुलेट करना। चलिए इस फ्लोचार्ट के जरिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्लासिफिकेशन समझते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स या पीजीज को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है नेचुरल पीजीज जो बॉडी में नेचुरली बनते हैं, और दूसरी है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो लैब में बनाए जाते हैं और मेडिसिन के तौर पर यूज होते हैं। नेचुरल पीजीज के एग्जाम्पल्स हैं डायनोप्रोस्टोन जिसे PGE2 भी कहते हैं, जिमिप्रोस्ट, डिनोप्रोस्ट या PGF2 अल्फा, एल्प्रोस्टैडिल PGE1 और प्रोस्टासाइक्लिन PGI2। वहीं दूसरी तरफ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो कि सिंथेटिक होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं कार्बोप्रोस्ट, मिसोप्रोस्टॉल, लेटानोप्रोस्ट, ट्रैवोप्रोस्ट और बिमाटोप्रोस्ट।
अब हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फिजियोलॉजिकल रोल्स को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। दे आर हार्मोन लाइक सब्सटेंसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। ये हार्मोन जैसे सब्सटेंस हैं जो हमारा शरीर ही बनाता है। पहला, पेन एंड इन्फ्लेमेशन। दर्द और सूजन को कंट्रोल करने में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। ये ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, खासकर किडनी और हार्ट के ब्लड वेसल्स में। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टमक। प्रोस्टाग्लैंडिन्स पेट की जो अंदर की दीवार होती है उसको पेट के एसिड और दूसरी हार्मफुल चीज़ों से बचाते हैं। चौथा, रेगुलेशन ऑफ लेबर। प्रेगनेंसी के टाइम ये लेबर और डिलीवरी को कंट्रोल करने में शामिल होते हैं। और पांचवा, फर्टिलिटी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता को रेगुलेट करने में भी शामिल होते हैं। इन फंक्शंस को याद करने के लिए एक निमोनिक है PLBSF, यानी पेन, लेबर, ब्लड, स्टमक, फर्टिलिटी। ये एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो आज हमने 3 बहुत ही ज़रूरी ऑटोकॉइड्स यानी हिस्टामाइन, 5-HT और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रोल्स को समझा। ये सभी हमारी बॉडी में एक लोकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं और न जाने कितनी सारी प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। ये हमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल पे लाता है। हमारी बॉडी में ये ऑटोकॉइड्स अक्सर एक दूसरे से उल्टा काम करते हैं। जैसे कोई सांस की नली को सिकोड़ता है तो कोई उसे फैलाता है। तो ये जो अपोजिंग इफेक्ट्स हैं ये हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी बैलेंस कैसे बनाते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।